नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एरेज डिस्कस किए थे और एरेज में भी टू डायमेंशनल न्यूमेरिक एरे और करैक्टर एरे टू डायमेंशनल और उस पर कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि पॉइंटर्स शुरू करेंगे। पॉइंटर्स अभी शुरू नहीं करेंगे, सबसे पहले पॉइंटर से पहले स्ट्रक्चर्स एक टॉपिक आता है वो डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके, तो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स आइए डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अगर आपने सी लैंग्वेज में किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, किसी ऑब्जेक्ट, इस रियल वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट है चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप उसको सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में? तो सी लैंग्वेज कहती है कि जब भी आपको अपने रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करने हैं सी में, तो आप क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक स्टूडेंट, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है सी लैंग्वेज के अंदर। स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन, सपोज उसका नाम, एड्रेस, रोल नंबर, मार्क्स, ऐसे कुछ पैरामीटर्स आप क्या करना चाहते हो, उसके स्टोर करना चाहते हो, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ मैनिपुलेशंस करना चाहते हो, तो आप कैसे करेंगे आप? तो वो कैसे पॉसिबल है? आपका स्ट्रक्चर्स के थ्रू पॉसिबल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? आपके डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की कलेक्शंस होते हैं आपके। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? आपके डिफरेंट टाइप की वेरिएबल्स की कलेक्शंस होते हैं। वेरिएबल्स आपको पता ही है कौन से वेरिएबल, या तो सिंपल वेरिएबल हो सकते हैं या एरे वेरिएबल हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। और अगर आप टेक्निकली देखते हैं, स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए? इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में अगर आपको ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करने हैं तो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। आपके वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, या तो सिंपल वेरिएबल हो सकते हैं या एरे वेरिएबल हो सकते हैं। तो सपोज मैंने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट का मैं नेम स्टोर करना चाहता हूं, एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं और रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूं। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर कैसे बनाना? स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनाना है। स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनाना है स्ट्रक्चर। STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर में से स्ट्रक्ट कीवर्ड निकाला गया है। फिर स्ट्रक्ट के बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद स्ट्रक्चर का नाम आएगा। स्ट्रक्चर का नाम उसके पर्पस के अकॉर्डिंग रखा जाता है। आप स्टूडेंट की आप इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हो तो मैंने स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया है? स्टूडेंट रख दिया है। ये स्टार्ट करली ब्रैकेट है, ये एंड करली ब्रैकेट है स्ट्रक्चर का। एंड करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन आना जरूरी है सी प्लस प्लस में। और इस स्टार्ट और एंड करली ब्रैकेट में, स्टार्ट और एंड करली ब्रैकेट में मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। 2 एरे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। नेम और एड्रेस मैंने एरे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और रोल नंबर मैंने एक इंटीजर सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेम जो एरे वेरिएबल है 50 ब्लॉक्स का एरे वेरिएबल है और किस टाइप का है? एरे है आपका, कैरेक्टर टाइप का एरे है। एड्रेस भी 50 ब्लॉक्स का एरे है और किस टाइप का एरे है? कैरेक्टर टाइप का एरे है। क्योंकि नेम एड्रेस में आपके कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपका इन दोनों एरेस को कैरेक्टर टाइप का एरे लिया है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? वेरिएबल की कलेक्शंस ही होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की कलेक्शन। 2 एरे वेरिएबल बना दिए, एक इंटीजर बना दिया। अगर आपका
मार्क्स होते तो आपके फ्लोट टाइप के मार्क्स आप बना सकते हो। मार्क्स आपका फ्लोट टाइप का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स में मार्क्स आ जाते हैं, 0.5 करके ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। फ्लोट या डबल आप अपने वेरिएबल भी आप इसमें बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक स्ट्रक्चर में जितने मर्जी टाइप के आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम है, एक वे है आपका C++ में कि अगर आपने स्ट्रक्चर्स को ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे? C++ में आप अपने स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इस स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है? स्ट्रक्चर जो होता है एक डाटा टाइप की तरह काम करता है। क्या करता है? एक डाटा टाइप, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल होते हैं डाटा टाइप्स। ऐसे स्ट्रक्चर का जो नाम होता है या जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो एक डाटा टाइप की तरह ही काम करता है। तो जैसे हम इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल टाइप के वेरिएबल्स सिंपल या एरे बनाते हैं, ऐसे हम स्ट्रक्चर टाइप के को यूज करना है। स्ट्रक्चर को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? हम स्ट्रक्चर टाइप के या तो सिंपल वेरिएबल बना सकते हैं या स्ट्रक्चर टाइप के एरेज बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को यूज कैसे करना है? स्ट्रक्चर टाइप के या तो हम सिंपल वेरिएबल बना सकते हैं या स्ट्रक्चर टाइप के एरेज बना सकते हैं। मेन के अंदर स्ट्रक्चर टाइप के सिंपल वेरिएबल कैसे बनाने हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम और फिर वेरिएबल का नाम S1 एक सिंपल वेरिएबल बन गया। S1 क्या बन गया? एक सिंपल वेरिएबल बन गया। किस टाइप का वेरिएबल बन गया? स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बन गया। अब एक वेरिएबल जब आपका बनता है तो उसके कुछ नंबर ऑफ बाइट्स बनते हैं। तो S1 जो वेरिएबल बना है ये कितने बाइट्स का बना है? S1 में कहता है, S1 में आपका 3 मेंबर्स बन जाएंगे। आपके क्या होंगे? 3 मेंबर्स बन जाएंगे। और वो मेंबर कौन से होंगे? जो स्ट्रक्चर के अंदर आपने डिक्लेयर किए हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर नेम, एड्रेस, रोल नंबर डिक्लेयर्ड है तीनों, 2 एरे वेरिएबल और एक सिंपल वेरिएबल। तो S1 के अंदर ये तीनों मेंबर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इसके बाइट्स कितने होंगे? S1 के बाइट्स उतने होंगे जो इन तीनों मेंबर्स के बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो नेम एरे कितने बाइट्स लेगा? 50 बाइट्स लेगा। एड्रेस कितने बाइट लेगा? 50 बाइट्स लेगा। इंटीजर अगर 2 बाइट का है तो कितने का बाइट लेगा? 2 बाइट। तो ये कितने टोटल बाइट बन गए? 50 इसके, 50 एड्रेस के और 2 बाइट रोल नंबर के। तो 102 बाइट्स किसके बनेंगे? S1 वेरिएबल के बनेंगे। सिंपल सी बात ये है कि आपके स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के अंदर उतने ही बाइट्स बनेंगे जितने उसके मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। नेम के अलग 50 बाइट्स बनेंगे, एड्रेस के अलग 50 बाइट्स बनेंगे और रोल नंबर के अलग से 50 बाइट्स बनेंगे। 2 बाइट्स बनेंगे, रोल नंबर के 2 बाइट्स बनेंगे। तो 50 और 2 कितना हो गया? 102 बाइट्स हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है S1 का। S1 के अंदर जो 3 मेंबर बने हैं, इन तीनों मेंबर को डाटा असाइन करना है, डाटा प्रोवाइड करना है। एक S1 को डाटा अगर प्रोवाइड करना है तो या तो हम 3 मेथड होते हैं डाटा प्रोवाइड करने के। या तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं या स्टैंडर्ड इनपुट इन करा सकते हैं। अभी जो मैंने सिंटेक्स लिखा है, अभी S1 को जो डाटा मैंने प्रोवाइड किया है, इनिशियलाइज किया है। S1 में मैं कह रहा हूं करली ब्रैकेट के अंदर इस स्टार्ट करली ब्रैकेट और एंड करली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट मैंने जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करी है नरेंद्र, वो किस में चली जाएगी? S1 के नेम में चली जाएगी। ऐसे चंडीगढ़ S1 के एड्रेस में चली जाएगी स्ट्रिंग। और
10 रोल नंबर कहाँ चला जाएगा, रोल नंबर वेरिएबल में आपका चला जाएगा। तो एक वेरिएबल को, चाहे सिंपल वेरिएबल है, चाहे एरे वेरिएबल है, चाहे आपका स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, एक वेरिएबल को डाटा प्रोवाइड करने के 3 मेथड होते हैं। इनिशियलाइज कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, या स्टैंडर्ड इनपुट कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको तीनों, अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर टाइप का सिंटेक्स बताया वो इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स बताया है। तो इनिशियलाइज कैसे करना है, S1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में तीनों वैल्यूज मेंशन कर दीजिए, डबल कोट्स में आपको स्ट्रिंग्स मेंशन करनी है, और आपको इंटीजर विदाउट डबल कोट्स आपको सिंपल ऐसे नंबर को डिनोट करते हुए रिप्रेजेंट करना है, प्रोवाइड करना है। अब जब आप सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, सी लैंग्वेज में जब आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो स्ट्रट कीवर्ड लिखना जरूरी होता है, लेकिन C++ कहती है कि स्ट्रट कीवर्ड लिखना ऑप्शनल है। तो अगर मैं C++ में ये स्ट्रट कीवर्ड हटा दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन C में अगर आपने स्ट्रट कीवर्ड नहीं लगाया तो क्या होगा, एरर आएगा। आपका C लैंग्वेज कहती है स्ट्रट कीवर्ड आना जरूरी है जब आप स्ट्रक्चर टाइप के सिंपल वेरिएबल या एरे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने स्टूडेंट का जो नाम है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का जो नाम है उसको यूज करते हुए एक एरे डिक्लेयर कर दिया है S, और इसमें कितने एरे का साइज मेंशन कर दिया है, 20 मैंने मेंशन कर दिया है। तो S एरे बन गया, कितने ब्लॉक्स का एरे बन गया, 20 ब्लॉक्स का एरे बन गया। अब नेक्स्ट, अब तो इसमें कितने बनेंगे, कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 20 ब्लॉक्स बनेंगे, 0 से लेके 19 तक आपकी नंबरिंग हो जाएगी। और हर ब्लॉक में सपोज ये 0 ब्लॉक है, ये 1 ब्लॉक है, तो 0 ब्लॉक में नेम भी बनेगा, एड्रेस भी बनेगा और रोल नंबर भी बनेगा। हर ब्लॉक जो होगा वो 102 बाइट का होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, 102 बाइट है। तो हर ब्लॉक कितने बाइट का बनेगा, 102 बाइट का बनेगा। तो 20 ब्लॉक्स कितने के बनेंगे, 102 इंटू 20, 102 इंटू 20 आपके कितने होंगे, स्ट्रक्चर के मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इनिशियलाइज ऐसे करना है, अगर हमें स्टैंडर्ड इनपुट मेथड यूज करना है, एस एरे के हर ब्लॉक के अंदर जो 3 मेंबर पड़े हैं उन तीनों मेंबर का अगर मुझे डाटा इनपुट करना है तो कैसे इनपुट करूंगा। तो मैंने आई और एन सिंपल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए। मैंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम तो स्टूडेंट कितने एंटर कर सकते हो आप, 20 एंटर कर सकते हो, लेकिन आप 20 ही एंटर करना चाहते हो ये तो जरूरी नहीं है आपका कि 20 के 20 स्टूडेंट आप इनपुट करें। आप जनरली स्टेप होता है, क्या स्टेप होता है आपका, कि पूछते हैं आप जनरली कि कितने स्टूडेंट आपने एंटर करने हैं। मैक्सिमम 20 कर सकते हो, लेकिन 20 से कम करना चाहो तो आप कम कर सकते हो। तो मैंने सपोज बोला 5 स्टूडेंट आपने इनपुट कराने हैं, तो C in N आपका क्या करेगा, 5 को स्टोर कर लेगा। 5 के बाद क्या आपने प्रेस किया होगा, एंटर की प्रेस की होगी, क्योंकि 5 एंटर करने के बाद आपको एक स्टूडेंट का नेम इनपुट कराना है, और नेम क्या है आपका, कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर एरे को इनपुट कराने के लिए /n जो जनरेट हुआ है एंटर की के कारण वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। वो कौन रिमूव करेगा, ये वाला cin.get विदाउट पैरामीटर वाला क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। अब ये एंटर को रिमूव कर देगा। अब क्योंकि 5 स्टूडेंट इनपुट करने हैं तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फॉर लूप यूज किया हुआ है। यहाँ पे i 0 से शुरू करेगा, लेस देन n तक चलेगा, 5 बार चलेगा, 0 to 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें जैसे ये एंटर ए नेम आपका मैसेज आएगा तो हमें एस एरे के 0 ब्लॉक में जो नेम पड़ा हुआ है उसमें कैसे डाटा गेट कराना है, कीवर्ड से कैसे गेट कराना है। cin.getLine s array स्क्वायर ब्रैकेट i डॉट नेम।
आपने हर ब्लॉक के अंदर जो 3 मेंबर क्रिएट हुए पड़े हैं उनको कैसे रेफर करना है, डॉट ऑपरेटर से रेफर करना है। तो डॉट ऑपरेटर मैंने आपको स्पेशल ऑपरेटर में करवाया था। डॉट ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, आपके स्ट्रक्चर्स के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो एस आई डॉट नेम, तो हम कह रहे हैं एस एरे के 0 ब्लॉक पे जो नेम मेंबर पड़ा हुआ है जिसके कितने ब्लॉक्स है, 50 ब्लॉक्स है, उसमें गेट लाइन क्या करेगा, फर्स्ट नेम को इनपुट करा लेगा। फिर ऐसी एड्रेस कहाँ इनपुट हो जाएगा, S0 ब्लॉक के एड्रेस में इनपुट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटर रोल नंबर, S0 डॉट रोल नंबर, 0 पे रोल नंबर आपका इनपुट हो जाएगा। रोल नंबर एक इंटीजर है, आपने एक एंटर प्रेस किया होगा, उस एंटर को आपको रिमूव करना पड़ेगा ताकि जब गेट लाइन दोबारा चले, सेकंड रिकॉर्ड को इनपुट करे स्टूडेंट का, तो जब वो नेम इनपुट कराए तो उसको स्लैश एन ना मिले, तो सी इन डॉट गेट विदाउट पैरामीटर्स आपको रोल नंबर के बाद भी इनपुट कराने के बाद भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर लूप, ये फॉर लूप आपका क्या कर रहा है, ये फॉर लूप आपकी हर ब्लॉक में 0 ब्लॉक में 3 मेंबर्स पड़े हैं उनके लिए आपका डाटा इनपुट करा रहा है। आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर S1 डॉट नेम, S1 डॉट एड्रेस, S1 डॉट रोल नंबर, फिर आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा S2 डॉट नेम, S2 डॉट एड्रेस, S2 डॉट रोल नंबर। ऐसे हर ब्लॉक के तीनों मेंबर्स को रेफर करेगा डॉट ऑपरेटर से और आपके 5 रिकॉर्ड्स इनपुट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आउटपुट कैसे करना है। आउटपुट करने के लिए भी आपको लूप लगाना पड़ेगा, 0 से लेके लेस देन n तक चलेगा लूप, और नेम, एड्रेस और रोल नंबर सी आउट हो जाएंगे। कैसे सी आउट होंगे, एस आई डॉट नेम, आई जब 0 होगा तो S0 डॉट नेम, S0 डॉट एड्रेस, S0 डॉट रोल नंबर, 1 होगा जब आई तो S1 डॉट रोल नेम, S1 डॉट एड्रेस, S1 डॉट रोल नंबर। ऐसे सारे रिकॉर्ड्स क्या करेगा, वो सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट कर देगा। अब यहां पे मैंने S1 सिंपल वेरिएबल है और S मेरा एरे वेरिएबल है। अगर S1 में मेरे को इनपुट कराना होता तो मैं कैसे लिखता, सी इन ग्रेटर S1 डॉट नेम, S1, क्योंकि S1 तो सिंपल वेरिएबल है मेरा, उसमें तो एरे नोटेशन नहीं आएगी, तो मैं कैसे लिखूंगा, S1 डॉट नेम, S1 डॉट एड्रेस, S1 डॉट रोल नंबर। ऐसे आप इनपुट कराएंगे। तो एरे है तो बस स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा और आई आ जाएगा और फिर उसके बाद डॉट करके मेंबर का नाम आ जाएगा आपका, कोई मुश्किल नहीं है। एरेस के साथ भी और सिंपल वेरिएबल के साथ भी डॉट ऑपरेटर ही यूज होगा दोनों के साथ। तो मैंने इस प्रोग्राम में आपको 2-3 चीजें बताई हैं। क्या 2-3 चीजें बताई हैं, एक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, और उनको बनाने के बाद आपको ये समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप का काम करता है और इस डाटा टाइप को क्या देते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का मतलब है प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप। प्रोग्रामर ने ये बनाया है एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है, इसको यूज करना है तो आपने इस स्ट्रक्चर टाइप के सिंपल वेरिएबल बनाओ या एरे वेरिएबल बनाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट चीज आपने ये सीखी होगी, ये सिंपल वेरिएबल और एरे वेरिएबल तो बन गए। अब इनके मेंबर को डाटा कैसे प्रोवाइड करना है, तो डाटा प्रोवाइड कैसे करना है, आप या तो इनिशियलाइज कर सकते हो या स्टैंडर्ड इनपुट मेथड से आप अपना उनको डाटा प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 2 मेथड बता दिए हैं, इनिशियलाइज कैसे करना है और स्टैंडर्ड इनपुट कैसे कराना है। असाइनमेंट नहीं बताया है, तो असाइनमेंट आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बता दूंगा कि अगर आपने असाइनमेंट करना है स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स का, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के मेंबर्स का असाइनमेंट करना है तो कैसे करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर एक वे है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो C और C++ में।
ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है सी प्लस प्लस में, तो आप अपने स्ट्रक्चर्स को यूज करते हो। और या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें, स्ट्रक्चर क्या है, वेरिएबल्स की कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की क्या है, कलेक्शन है। तो आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर टाइप के सिंपल वेरिएबल में असाइनमेंट करके डाटा प्रोवाइड करना है तो कैसे करना है, और उन फंक्शंस में स्ट्रक्चर्स को पास करना है तो कैसे पास करना है, फंक्शंस में स्ट्रक्चर्स को कैसे पास करना है और कैसे फंक्शन से रिटर्न कराना है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं तो फंक्शंस में कैसे पास करते हैं और कैसे फंक्शन से स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल रिटर्न कराते हैं। तो स्ट्रक्चर तो वही रखा है मैंने स्टूडेंट, तीनों मेंबर सेम है, नेम, एड्रेस, रोल नंबर। अब मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इनपुट, इसके पैरामीटर्स तो वॉइड है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी पैरामीटर्स है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या रख दिया मैंने, स्ट्रक्ट स्टूडेंट रख दिया मैंने, ये स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया है। आप सी में काम कर रहे हो तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, और अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हो तो स्ट्रक्ट कीवर्ड आप हटा सकते हो, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख भी दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, यानी ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को रिटर्न करेगा। ऐसे प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर पास किया, किस टाइप का पैरामीटर पास किया, स्टूडेंट, मैंने स्ट्रक्चर का नाम लिखा है, तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का हम इसको क्या करेंगे, एक सिंपल वेरिएबल पास करेंगे, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वॉइड है। मेन के अंदर मैंने तीन सिंपल वेरिएबल्स बनाए, S1, S2, S3, तीन सिंपल वेरिएबल है। किस टाइप के वेरिएबल है, स्टूडेंट टाइप के हैं। S1 में भी तीन मेंबर्स बनेंगे, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, 102 बाइट का S1 बनेगा। ऐसी S2 भी क्या होगा, इसमें S2 में भी तीन मेंबर बनेंगे, नेम, एड्रेस, रोल नंबर। S3 में भी तीन मेंबर्स बनेंगे, नेम, एड्रेस, रोल नंबर। और तीनों वेरिएबल्स कितने बाइट्स के बनेंगे, तीनों सिंपल वेरिएबल S1, S2, S3 102 बाइट के बनेंगे। मैंने इनपुट फंक्शन कॉल करा है और S1 लिखा है इक्वल टू करके, तो इनपुट क्या करेगा, S1 की वैल्यू इनपुट कराएगा, फिर नेक्स्ट टाइम S2 की वैल्यू इनपुट कराएगा, नेक्स्ट टाइम फिर S3 की वैल्यू इनपुट कराएगा। फिर मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल करा और S1, S2, S3 पास कर दिया है। अब आइए देखते हैं इनपुट और प्रिंट फंक्शन में कैसे हमें वैल्यूज को रिटर्न कराना है, स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यूज को कैसे रिटर्न कराना है। तो इनपुट फंक्शन लिखा है, पैरामीटर इसके वॉइड है, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्टूडेंट है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मैंने इसके अंदर स्टूडेंट एस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टूडेंट एस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। एस जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल टू इनपुट फंक्शन है, और इस एस में भी कितने मेंबर बनेंगे, तीन मेंबर बनेंगे, नेम, एड्रेस और रोल नंबर। और एस वेरिएबल कितने बाइट का बनेगा, 102 बाइट का बनेगा। एंटर ए नेम, नेम का इनपुट हो जाएगा, एस डॉट नेम में आपका गेटलाइन नेम इनपुट करा लेगा। एड्रेस का इनपुट हो जाएगा, एस डॉट एड्रेस में एड्रेस इनपुट हो जाएगा। तो ये तो स्टैंडर्ड इनपुट मेथड से मैंने क्या करा, नेम और एड्रेस को इनपुट करा लिया। अब असाइनमेंट मेथड क्या होता है कि वेरिएबल को एक लाइन में डिक्लेयर कर दो और नेक्स्ट लाइन में क्या करो, एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू करके क्या करो, उसको वैल्यू असाइन करो। तो मुझे रोल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे एलोकेट करने हैं, तो मैंने क्या लिखा है, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली 0, और जब ये फंक्शन फिनिश कर जाएगा तो स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आई की वैल्यू को वो रिटेन रखेगा।
आई 0 हुआ, इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया 1, और फर्स्ट रोल नंबर S1 को रोल नंबर S डॉट रोल नंबर को क्या रोल नंबर मिल गया 1 मिल गया। और रिटर्न कीवर्ड से मैंने रिटर्न कीवर्ड से S वेरिएबल को रिटर्न कर दिया है, और वो S वेरिएबल रिटर्न होकर किसमें कलेक्ट हो जाएगा S1 वेरिएबल में कलेक्ट हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को कैसे रिटर्न कराते हैं, जस्ट आप जैसे सिंपल वेरिएबल्स को रिटर्न कराते हैं वैसे ही आपको स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स क्या करने हैं, रिटर्न कराने हैं। तो सिंपल वेरिएबल जैसे रिटर्न करा, तो इसमें S में 102 बाइट किसमें कॉपी हो जाएंगे, रिटर्न करके S1 में कॉपी हो जाएंगे। कॉपी कैसे होंगे, वो कंपाइलर का हेडर है, आपको नहीं सोचना। S के 102 बाइट S1 के 102 बाइट में कॉपी हो जाएंगे। फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा, S दोबारा बनेगा, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होगा क्योंकि S क्या है, लोकल वेरिएबल है, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, नेम एड्रेस इनपुट और रोल नंबर। अब I के इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट रोल नंबर क्या मिल जाएगा उसको 2 मिल जाएगा, और रिटर्न S से S2 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और ऐसी S3 की वैल्यू भी इनपुट करा लेगा। अब नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा, S1 को पास करेगा, S1 का डाटा Z स्टूडेंट टाइप वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा, यानी S1 का 102 बाइट का डाटा Z के 102 बाइट में क्या करेगा, 1 बाय 1 मेंबर्स को डाटा कॉपी कर देगा। तो Z के नेम में S1 का नेम आ जाएगा, Z के एड्रेस में S1 का एड्रेस आ जाएगा, और रोल नंबर में S1 का रोल नंबर आ जाएगा। और ये सी आउट की स्टेटमेंट है, सी आउट क्या कर रही है, Z डॉट नेम, Z डॉट एड्रेस, Z डॉट रोल नंबर वैल्यूज को सी आउट ही कर रही है। फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा, S2 दोबारा पास होगा, अब Z में किसका डाटा आएगा, S2 का डाटा आएगा। तो मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी है इस एग्जांपल में कि आप अपने एक फंक्शन से स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल कैसे पास करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पास करते हैं पैरामीटर्स जैसे आप सिंपल इंटीजर्स पास करते आए हैं, फ्लोट पास करते आए हैं, सिंपल वेरिएबल्स को जैसे पास करते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स पास करते हैं। ये कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, ये कॉल बाय वैल्यू है। रेफरेंस करना है तो आप अपना एंड करके रेफरेंस वेरिएबल भी डिक्लेयर करके कॉल बाय रेफरेंस भी आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो फंक्शंस को वैल्यू पास करनी है, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स पास करने हैं या रिटर्न कराने हैं, वैसे ही पास करने हैं, वैसे ही रिटर्न कराने हैं जैसे आप सिंपल टाइप वेरिएबल्स को पास और रिटर्न कराते हो। तो स्ट्रक्चर्स में आपका इतना ही है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनियंस है। यूनियंस भी एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर के लेसन के अंदर ही। तो आइए आप देखते हैं यूनियंस। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं स्ट्रक्चर्स की वेरिएशन। स्ट्रक्चर की कुछ वेरिएशंस होती हैं, वो क्या वेरिएशन है। एक टाइप डेफ कीवर्ड आपको प्रोवाइडेड है। टाइप डेफ ये स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का बनाया है, नेम एड्रेस रोल नंबर ये 3 मेंबर डिक्लेयर कर दिए हैं। इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब मैंने क्या, अब आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट आप लिखते हैं जब आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, या स्टूडेंट लिखते हैं C++ में सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। तो अगर आपने अपने स्ट्रक्चर, अगर कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर का नाम काफी लेंथी हो जाता है, तो लेंथी नेम ना यूज करना पड़े, कुछ शॉर्टकट यूज करना पड़े, तो आप वो शॉर्टकट बना सकते हो। कैसे, टाइप डेफ से। टाइप डेफ स्पेस स्ट्रक्ट स्पेस स्टूडेंट स्पेस S। अब मैं ये कह रहा हूं टाइप डेफ से कि मेरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो एक डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उसका एक एलियस नेम क्रिएट करे। किस नाम से एलियस नेम क्रिएट करे, S नाम से। तो ये S क्या बन गया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक एलियस नेम बन गया। आप जब स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते हैं या स्टूडेंट लिखते हैं।
तो अब मैं इस एस एलियस नेम को यूज कर सकता हूं, सिर्फ एस लिख के ही एस नेम को यूज करते हुए सिंपल स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल या एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं। S1 S2 मेरे किस टाइप के बने, एस टाइप के, और एस मेरा क्या है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट ही है। तो S1 और S2 का डाटा टाइप क्या बनेगा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट ही बनेगा। तो S1 S2 मेरे स्ट्रक्चर टाइप स्टूडेंट के सिंपल वेरिएबल्स बन गए, और Z मेरा क्या बन गया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का एरे बन गया। तो टाइप डेफ बेसिकली क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर्स के एलियस नेम क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। जरूरी नहीं है आप स्ट्रक्चर का ही एलियस नेम करो, आप बेसिक डाटा टाइप्स के भी एलियस क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। जैसे इंट का इंटीजर बनाना है कि आप इंटीजर वर्ड भी लिखें तो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए इंटीजर, तो कैसे आप करेंगे, टाइप डेफ स्पेस इंट स्पेस इंटीजर। अब मैंने ए और बी वेरिएबल्स बना दिए हैं, किस टाइप के वेरिएबल बना दिए, इंटीजर, और इंटीजर बेसिकली किसका एलियस नेम है, int। तो कंपाइलर क्या करेगा, इंटीजर जहां लिखा हुआ है वहां ऑटोमेटिकली इंट रिप्लेस कर देगा, ऐसे एस में क्या रिप्लेस कर देगा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट रिप्लेस कर देगा। तो टाइप डेफ एक सिंपल सा कीवर्ड है जो आपके डाटा टाइप्स का एलियस नेम टाइप डिफाइन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था आपका स्ट्रक्चर का। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनियंस। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनियंस। यूनियंस क्या होते हैं, यूनियन भी आपकी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर यूनियन भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं तो स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। इस एग्जांपल में मैंने एक यूनियन डिक्लेयर की है। यूनियन कैसे डिक्लेयर की है, यूनियन कीवर्ड से, यूनियन स्पेस करके यूनियन का नाम, और इस यूनियन में मैंने स्टार्ट और एंड ब्रैकेट में मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है। एक एरे वेरिएबल 20 ब्लॉक्स का एरे वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, और एज वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। सपोज मुझे या तो नेम स्टोर करना है या एज स्टोर करना है, एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करनी है मुझे, दोनों नहीं साइमल्टेनियसली करने। तो अगर आपको एक ही वैल्यू एट ए टाइम स्टोर करनी है अगर आपने, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं। अब इस यूनियन को यूज कैसे करना है, इस यूनियन टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने यूनियन ए का एक वेरिएबल बना दिया A1, और यूनियन कीवर्ड आपको सी में लगाना पड़ेगा, और C++ में कैसे बनेगा, यूनियन का नाम और A2 आपका C++ का सिंटैक्स है। ये वाला सेकंड जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है A2 की, वो क्या है, C++ में वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है सी में। सी में कैसे करना पड़ेगा, आपको यूनियन कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या आता है कि एट टाइम एक ही मेंबर को डाटा असाइन कर सकते हैं। जब आप यूनियन वेरिएबल्स बनाते हो तो कंपाइलर A1 के पास कितने बाइट्स बनाएगा, ये क्वेश्चन आता है। अब A1 के पास कितने बाइट्स बनेंगे, कंपाइलर क्या करता है, इस यूनियन के अंदर जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं उन वेरिएबल्स में से चेक करता है किस वेरिएबल की मेमोरी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, कैरेक्टर एरे की ज्यादा है या इंटीजर की ज्यादा है। इंटीजर तो 2 या 4 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर एरे कितने बाइट्स ले रहा है, अगर कैरेक्टर 1 बाइट का है तो 20 बाइट्स ले रहा है। तो अब इस A1 के अगर ये स्ट्रक्चर होता तो कितने बाइट्स बनते, 20 + 2 22 बाइट्स बनते, क्योंकि अब ये यूनियन है तो फिर इसमें कितने बाइट्स बनेंगे, सिर्फ 20 बाइट्स ही बनेंगे, इंटीजर के 2 बाइट्स नहीं बनेंगे। यूनियन में क्या होता है, ऐसा मेंबर सर्च करता है आपका यूनियन के अंदर जो मेमोरी सबसे ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है। कैरेक्टर एरे 20 बाइट्स ऑक्युपाई कर रहा है तो सिर्फ वही मेमोरी आपकी A1 वेरिएबल के लिए या फिर A2 वेरिएबल के लिए बनेगी। तो A1 में 20 बाइट्स बनेंगे, ये 20 बाइट्स बने, या तो इसमें नेम स्टोर हो सकता है या फिर
एज स्टोर हो सकती है। एट टाइम एक ही वैल्यू हम या तो नेम को असाइन कर सकते हैं या एज को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि A1 में जो नेम और एज दो मेंबर्स क्रिएट हुए हैं जिनकी कॉमन मेमोरी बनी है 20 बाइट्स की, उनको डाटा कैसे असाइन करना है। तो मैंने आपका A1.name को नेम के अंदर नरेंद्र कॉपी किया। कैसे कॉपी किया? इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी को यूज करते हुए। strcpy क्या है? इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है। इसको यूज करने के लिए आपको स्ट्रिंग वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो नरेंद्र क्या हो जाएगा? नेम के अंदर कॉपी हो जाएगा, क्योंकि नेम के पास मीनिंगफुल डाटा है। तो अगर हम सी आउट करेंगे A1.name तो प्रॉपर नरेंद्र प्रिंट कर देगा। अगर A1.age प्रिंट करेंगे तो एज में गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यूनियन में A1 के पास सिर्फ 20 बाइट्स है, उसमें या तो नेम स्टोर कर लो या एज स्टोर कर लो। फिर मैंने क्या किया? A1.age में 20 असाइन कर दिया। अब ये 20 क्या करेगा? नरेंद्र को ओवरराइट कर देगा। नरेंद्र किससे ओवरराइट हो जाएगा? 20 से ओवरराइट हो जाएगा। अब मैं एज को एक्सेस करूंगा तो मुझे प्रॉपर 20 प्रिंट करेगा, और नेम को अगर मैं सी आउट करूंगा तो क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यूनियन क्या होती है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल ही होती है, लेकिन यूनियन में जब आप यूनियन टाइप के वेरिएबल्स बनाते हो तो उनकी कंबाइंड मेमोरी या कॉमन मेमोरी बनती है सारे मेंबर्स की। अगर आपको हर मेंबर की अलग अलग मेमोरी बनानी है फिर तो आप स्ट्रक्चर ही यूज करो, लेकिन अगर आपको एट ए टाइम एक ही मेंबर को, कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है कि आपको एट ए टाइम एक ही मेंबर को डाटा असाइन करना होता है, तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं? यूनियंस बनाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि यूनियंस क्या होते हैं। यूनियंस आपकी कॉमन मेमोरी बनाता है। नेक्स्ट, यूनियंस में आपका यही इतना ही कंसेप्ट है कि कॉमन मेमोरी बनती है, अदरवाइज बिल्कुल सिमिलर टू स्ट्रक्चर ही होते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया? स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट नाम का। इसमें मैंने नेम और रोल नंबर डिक्लेयर किया है। नेम 50 ब्लॉक का एरे है, कैरेक्टर टाइप का एरे है, और रोल नंबर मेरा इंटीजर टाइप का है। मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाया स्टूडेंट 1 नाम का, और मैंने इस स्टूडेंट 1 नाम के स्ट्रक्चर के अंदर इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्टूडेंट एस। तो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल जरूरी नहीं कि आप मेन के अंदर ही बना सकते हो, आप एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल किसी और स्ट्रक्चर के अंदर भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। और एक एरे वेरिएबल एड्रेस और इसमें डिक्लेयर कर दिया। तो इस स्टूडेंट 1 में क्या मेंबर्स आ रहे हैं? एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल आ रहा है एस, और एक कैरेक्टर टाइप का एरे आ रहा है 50 ब्लॉक्स का। अब स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स तो आप मेन में डिक्लेयर करते आए हैं, लेकिन आप करली ब्रैकेट में स्ट्रक्चर का जो करली ब्रैकेट है, करली स्ट्रक्चर ब्रैकेट का जो एंड करली ब्रैकेट है, उसके बाद भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहो S1, S2 Z एरे बन गया 20 ब्लॉक्स का, तो ऐसे भी सिंपल वेरिएबल या एरे वेरिएबल बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये S1, S2 Z एरे क्या बन गया? स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स बन गए, और ये ग्लोबल वेरिएबल्स बन गए। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको मैंने समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। तो अब S1 के अंदर 3 मेंबर बने हैं, 2 मेंबर बने हैं, 3 नहीं 2 मेंबर बने हैं। S1 के अंदर क्या बना है? S1 के अंदर एक S मेंबर बना है और एक एड्रेस मेंबर बना है। S मेंबर में फर्दर 2 मेंबर बने हैं, नेम और रोल नंबर। तो अब S1 के S मेंबर के नेम में अगर आपको डाटा कॉपी करना है तो उसको कैसे एक्सेस करना है? S1.S.name, आपका डॉट ऑपरेटर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा।
S1 डॉट नेम नहीं डायरेक्टली लिख सकते, S1 डॉट नेम लिखोगे तो एरर आएगा। आपको S1 डॉट एस इस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल मेंबर का जो नाम है S वो लिखना पड़ेगा। S1 डॉट एस डॉट नेम में क्या कॉपी करे, नरेंद्र कॉपी करे। ऐसे S1 डॉट एस रोल नंबर में क्या कॉपी करे, 20 कॉपी करे। हाँ, एड्रेस आपको S1 डॉट एड्रेस करके ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस वेरिएबल स्टूडेंट 1 के अंदर ही क्या है, एड्रेस वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। तो S1 डॉट एड्रेस आएगा जिसमें दिल्ली कॉपी हो जाएगा। ये एग्जांपल सिर्फ मैंने आपको नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर बताया है कि आप एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल एक स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मेंबर्स कैसे एक्सेस होंगे, एक एक्स्ट्रा डॉट ऑपरेटर और यूज होगा आपका मेंबर्स को नेम और रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स टॉपिक था जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए, यूनियंस बताए, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर बताए, ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, ये सब कुछ आपको बताया है। अब इससे नेक्स्ट आपका पॉइंटर्स का टॉपिक है। तो पॉइंटर्स का टॉपिक इससे नेक्स्ट टॉपिक है। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, यूनियन में बिट फील्ड्स का भी कंसेप्ट होता है। बिट फील्ड्स का कंसेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया a कॉलन 4 लिख दिया, फ्लोट b कॉलन 8 लिख दिया। स्ट्रक्चर में और यूनियंस में बिट फील्ड का भी कंसेप्ट होता है। बिट फील्ड का भी कंसेप्ट होता है। बिट फील्ड्स कैसे आपको बनानी है, आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने एक इंटीजर a वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कॉलन करके 4 लिख दिया। ऐसे फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने b वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने कॉलन करके 8 लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है कि a वेरिएबल के लिए वैसे तो 2 बाइट की मेमोरी बनती है, लेकिन कॉलन 4 का मतलब है कि सिर्फ 4 बिट ही एलोकेट करे। तो ये a के लिए 4 बिट एलोकेट होंगे और b वेरिएबल के लिए 8 बिट यानी 1 बाइट ही 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 1 बाइट ही वेरिएबल b फ्लोट वेरिएबल के लिए क्या करेगा, वो बनाएगा। जब हम इस यूनियन टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो a1 के पास कितने बाइट्स होंगे, 8 बिट्स ही होंगे, क्योंकि कॉमन मेमोरी बनेगी। 4 और 8 में से बड़ा कौन सा है, b वेरिएबल बड़ा है, तो 8 बिट्स ही बनेंगे। अब a1 के 8 बिट्स में ही a की वैल्यू स्टोर हो सकती है, a1 के 8 बिट्स में ही b की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये बिट फील्ड का कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, जब आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हो। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जैसे रिमोट कंट्रोल के लिए, कोई भी रिमोट कंट्रोल है, चाहे एसी का है, चाहे टीवी का है, चाहे किसी का भी रिमोट कंट्रोल है, या जब आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके लिए जब आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हो तब बिट फील्ड्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यूनियंस क्या होते हैं, और यूनियन और स्ट्रक्चर्स में बिट फील्ड का कंसेप्ट क्या होता है। ये बिट फील्ड का कंसेप्ट, स्ट्रक्चर अगर यूनियन की जगह स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर बिट फील्ड बन जाएंगे। स्ट्रक्चर और यूनियन में ये डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में बिट फील्ड सारी बनेंगी, कॉमन मेमोरी नहीं बनेगी आपकी। तो इसके साथ आपका स्ट्रक्चर और यूनियंस का चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए स्ट्रक्चर और यूनियंस के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।